तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एमपी बोर्ड वालों के लिए, राइट। तो एमपी बोर्ड वालों के लिए अब कोई बर्डन नहीं है मेरे ख्याल से। कुछ बच्चों का जरूर ऐसा है कि प्रैक्टिकल वगैरह चल रहे हैं, बट जिनके प्रैक्टिकल वगैरह चल रहे हैं आई गेस दे कैन मैनेज थ्रू द रिकॉर्डिंग्स, राइट। कि जिस दिन हम सुबह प्रैक्टिकल में एंगेज थे स्कूल में तो एटलीस्ट वो रिकॉर्डिंग देख लें, बाकी अदरवाइज दे आर फ्री, राइट। सो बी इट सीबीएसई बोर्ड, एमपी बोर्ड और महाराष्ट्र बोर्ड और एनी बोर्ड, दिस मार्च मंथ इज वेरी क्रूशियल फॉर यू, राइट। क्योंकि इस मार्च में आपको कोई टेंशन नहीं है, कोई मेजर ब्लॉकेज आपके पास नहीं है, राइट। कोई एक मेजर एग्जाम आपके नियर नहीं है, राइट। जैसे सीबीएसई वाले भी हैं तो उनकी एग्जाम 26 अप्रैल को है। सो मेक मोस्ट ऑफ दिस मार्च, और जितना आप कवर अप कर सकते हैं इस मार्च में आप कवर अप कीजिए, राइट। एंड वन थिंग आई सजेस्ट इज कि क्योंकि जितने भी हमारे पास अभी बच्चे हैं ये सारे एनरोल्ड हैं, सारे एनरोल्ड बच्चों के लिए मैंने आपके नाम से एक परफॉर्मेंस शीट बना दी है, राइट। इनिशियली मैंने एक फॉर्मेट शेयर किया था आप लोगों से स्टूडेंट परफॉर्मेंस रिपोर्ट का, राइट। तो ऑब्वियसली उसमें सारे बच्चों का तो एक साथ फिल नहीं किया जा सकता है ना, तो हर बच्चे के लिए एक इंडिविजुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट जो है आपके ही नाम से आपके गूगल ड्राइव में आपको शेयर्ड विथ मी में मिल जाएगी, ठीक है। किसी को अगर नहीं मिल पा रही है देन दे कैन कनेक्ट विथ मी इंडिविजुअली लेटर ऑन, राइट। उसमें आप क्या करिए, आपके जैसे मैं आपको स्क्रीन शेयर से बता देता हूँ, सो यू विल बी एबल टू फाइंड इट इजियर। देखिए 2 मिनट रुकिए आप। उससे क्या है, जैसे हम लोगों को फीडबैक देना आप लोगों के लिए बड़ा इजी हो जाएगा, राइट। इवन आप लोगों के लिए खुद की वर्किंग करना बड़ा आसान हो जाएगा, एंड वी विल गो इन अ गाइडेड वे, राइट। सो देखिए मैं एक शेयर स्क्रीन शेयर पे आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। सी जैसे हमारा ये पहला पेज है, राइट। तो पहला पेज जो है यहाँ पे आप अपना एक टाइम टेबल फीड कर दीजिए, ठीक है, ताकि एक आपको भी पता रहे कि हाँ एक ऑर्गेनाइज्ड वे में आप पढ़ रहे हैं, राइट। स्पेशली व्हाट आई वांट फ्रॉम योर साइड इज कि आपका उठने का टाइम फिक्स हो, राइट। उठने का टाइम फिक्स हो, और कुछ जैसे फिजिक्स का जो एक टेस्ट थे अभी इसको आप मेरे ख्याल से 15 to 20 डेज आप पेंडिंग रखिए, राइट। क्योंकि फिजिक्स ऑलरेडी आपको 11th पे आप वर्किंग कर रहे हैं, सो यू हैव अ लॉट टू वर्क अपॉन, राइट। हाँ केमिस्ट्री एंड बायो एक बार आनंद से जरूर इसमें सजेस्ट करेंगे, राइट। तो उसको आप जरूर रेगुलर में प्रैक्टिस करें। कैसे प्रैक्टिस करना है, कब बायो में बॉटनी कब करना है, जूलॉजी कब करना है, 11th-12th कैसे मैनेज करना है, तो आनंद सर हमको भी पूरा गाइड करेंगे, तो वो आप देख लेंगे। बट एक डेली शेड्यूल आप अपने पास रखिए। टेस्ट रिपोर्ट में जैसे यहाँ पर जो भी आपका शेड्यूल है, राइट, उस शेड्यूल से जो भी आपने एक शेड्यूल बनाया है कि इस दिन मुझे ये टेस्ट देना है, उस हिसाब से आप फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं यहाँ पर एक रखिए। तो क्या होगा कि कई बार हम छोटे छोटे एक्सक्यूजेस बनाते हैं कि यार आज ये हो गया कल वो हो गया, हमारे बहुत सारे छोटे छोटे एक्सक्यूजेस होते हैं। यहाँ पर क्या होगा, जब आप उसको क्वांटिफाई करेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि हाँ आप एक्सक्यूजेस बना रहे हैं, आपको ये कर लेना चाहिए था। आपको खुद को सेल्फ रियलाइजेशन जो होता है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपकी प्रिपरेशन में। दिस शीट विल गिव यू सेल्फ रियलाइजेशन कि हाँ अगर आप थोड़ी सी भी कहीं खुद से मक्कारी कर रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा इस शीट से कि हाँ यार मुझे ये करना चाहिए था, सर ने बोला था, और ये नहीं कर रहे ना, इसलिए मेरा परफॉर्मेंस जो है वो कहीं ना कहीं वीक जा रहा है। क्योंकि हम बोलते तो हैं हम पढ़ रहे हैं, लेकिन जब वो सिस्टमेटिक नहीं होता है तो जैसा हम चाह रहे हैं वैसा आउटकम नहीं मिलता है, ठीक है। एक ये अपना परफॉर्मेंस रिपोर्ट आप यहाँ पे मेंटेन करें, राइट। और फिजिक्स के हम जो वीकली टेस्ट दे रहे हैं वो एक अलग चीज है। यहाँ पर प्रेफर करें कि अगर आप कोई एक टेस्ट दे रहे हैं जहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों हैं तो उसको आप यहाँ पर मेंशन करें। एंड मेरे ख्याल से आप लोग सभी अवेयर है ही, तो एक टेस्ट सीरीज भी आने वाली है अपनी, राइट। और उसमें और मतलब उसको आप एक बेंचमार्क बनाएं कि भाई वो जो एक टेस्ट सीरीज आने वाली है अप्रैल में, राइट, तो वो काफी नीट के लेवल की होने वाली है। अगेन आनंद से उसको एक्सप्लेन करेंगे, तो उसमें हमें परफॉर्मेंस चाहिए आप लोगों से, राइट। सो मेक दिस मार्च मंथ फॉर वर्किंग ऑन योर वीक पोर्शंस, राइट, कि जहां जहां भी लूप होल्स हैं उसको हम फिलअप कर दें। और अप्रैल ऑनवर्ड्स जो एक नीट ओरिएंटेड टेस्ट होने वाला है उसमें मुझे अपने मार्क्स में मेरी मेहनत का रिफ्लेक्शन दिखना चाहिए, ठीक है। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज दिस वन, हमारा क्या हो गया है क्या नहीं हुआ है, राइट।
और जो मैं एक आप लोगों से बोलता हूँ कि भाई अपने स्ट्रॉन्ग, वीक, इंटरमीडिएट टॉपिक्स हैं, तो यहाँ आप मेंशन करें कि कौन सा चैप्टर आपके किस लेवल पे, राइट? जैसे आपने जीपीएम कर लिया है, सो व्हाट डू यू फील अबाउट योर जीपीएम टॉपिक? इज इट स्ट्रॉन्ग, इज इट इंटरमीडिएट, और इज इट स्टिल वीक? कर लिया लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं है। तो जो भी आपकी एक चीज है, ओवरऑल जो आपका सेटिस्फेक्शन लेवल है उस टॉपिक को लेके, वो आप यहाँ मेंशन करें। प्लस जैसे जीपीएम एक बड़ा टॉपिक है, राइट? इसमें इलास्टिसिटी, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन सब आ गया। इसमें कुछ आपके वीक या इंटरमीडिएट टॉपिक रहे होंगे कि यार मैंने पढ़ तो लिया है लेकिन शायद मैं लेट्स से कैपिलरी एक्शन में शायद उतना कंफर्टेबल नहीं हूँ, या एक्सेस प्रेशर में उतना कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो वो टॉपिक आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिए, राइट? तो क्या होगा कि मुझे भी एक पता होगा कि 1-to-1 इंटरेक्शन में कि हाँ मुझे आपसे यहाँ पर वर्किंग करवानी है, ठीक है? और आपको खुद को भी क्वांटिफाई होगा कि हाँ मेरे ये वीक पॉइंट्स है, राइट? जैसे अभी मेरा कल परसों ही एक बच्चे से इंटरेक्शन हुआ था, तो उसकी अभी जेई मेन की एग्जाम है ना? मैंने उससे पूछा कि भाई क्या कर रहे हो अभी? तो ही सेड कि सर वो एक एचसीवी कर रहे हैं, एचसीवी में कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं, ये बुक कर रहे हैं, उसमें कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं। तो दे वर गोइंग फॉर कोर्स कंप्लीशन, कि पहले कुछ किया हुआ है, अभी कुछ बचा हुआ है, वो कर रहे हैं, राइट? ऐसे नहीं चलता लास्ट टाइम में, है ना? लास्ट टाइम में वर्किंग थोड़ी सी अलग होती है, ठीक है? तो आपने क्या किया हुआ है उसको यहाँ फिलअप कर दीजिए, और कोशिश करिए कि कम से कम वीक में एक बार हम टीचर से इंटरेक्ट कर लें। वीक में एक बार या 15 डेज में कम से कम एक बार, 15 डेज में तो एक बार इंटरेक्ट करना मस्ट है ही, राइट? कि हम एक बार इंटरेक्ट कर लें और हम एक फीडबैक ले लें, राइट? और हम फिर उस कही हुई चीज को फॉलो करें, राइट? तो हमारा क्या होगा, यहाँ पर एक वीकली टारगेट आ जाएगा, राइट? जैसे इवन आई कैन सजेस्ट, अगर यहाँ पे कुछ शीट में चीजें होती तो मैं खुद सजेस्ट कर देता कि यार ये टॉपिक्स हैं, आपने ये 5 टॉपिक वीक में फिल किए हुए हैं, इस 5 में से आप पहले इन 3 पे वर्किंग करो, इन 2 पे बाद में वर्किंग करना। ये नीट के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये नीट के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एट टाइम्स आप वो जजमेंट शायद नहीं ले पाएंगे कि नीट के लिए क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, मैं ले पाऊंगा, बायो के लिए सर ले पाएंगे, केमिस्ट्री के लिए सर ले पाएंगे, राइट? तो वो चीज आप यहाँ पर फिल करें, राइट? कि हमने केवल डन लिख दिया लेकिन हमारा उस चैप्टर में कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, राइट? ये एक चीज आप करें, ठीक है? सो दिस वॉज वन पार्ट, राइट? तो ये आप कोशिश करें कि आप फिल कर दें बाय द एंड ऑफ दिस वीक, ठीक है? ताकि हम क्या करें, उसको क्वांटिफाई करना स्टार्ट कर दें कि भाई आज हम कहाँ हैं, और हमको खुद को हमारी प्रोग्रेस दिखे कि हम 1 महीने बाद, 15 दिन बाद कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, राइट? दैट इज वन पार्ट, ठीक? सो बिफोर यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन, एक बार थोड़ा सा हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं वो जरूर फिल कर दें। सेकेंड थिंग इज, एमपी बोर्ड वाले हैं या सीबीएसई वाले हैं, in any case अभी next 15 to 20 days you should necessarily give to your 11th, right? सीबीएसई में भी अगर आप हैं तो हो सकता है आपके पास थोड़ा सा प्री बोर्ड का पोर्शन हो, है ना? बट आई विल कम टू द सीबीएसई पार्ट अगेन लेटर। बट एमपी बोर्ड वाले जो हैं, तो आपने 12th बहुत कुछ कर लिया है, राइट? किसी भी लेवल पे कर लिया है, बट ये मंथ ऑफ मार्च जो है ये आप पूरा तरीके से 11th को डिवोट कर दें, बीट केमिस्ट्री, बायो या आपका फिजिक्स, ठीक है? तो क्या होगा कि 11th का जो वीक पोर्शन है वो अगर आपका कवर अप हो जाएगा ना, तो आपको कॉन्फिडेंस देगा। और 12th जनरली तीनों सब्जेक्ट में थोड़ा सा इजियर ही होती है, राइट? फिर 11th रिवीजन प्लस 12th के वीक पोर्शंस पे हम वर्किंग करेंगे, क्योंकि 12th पे आपने ऑलरेडी साल भर बहुत कुछ वर्किंग की हुई है, तो 12th में मुझे केवल वीक पोर्शंस पे वर्किंग करनी है। 11th बहुत सारे बच्चों का अच्छा नहीं है, राइट? बिकॉज ऑफ कोविड और फॉर व्हाटसोएवर रीजन, ठीक है? तो 11th पे मेजर वर्किंग जो है वो करके हम फिनिश कर दें। एंड एक चीज जरूर ध्यान रखें, एज फार एज नीट इज कंसर्न, हमें हर चैप्टर से इजी चीजें जरूर आनी चाहिए, राइट? द पैटर्न ऑफ नीट इज वेरी इजी, ठीक है? तो इजी चीजें पूछी जा रही है, प्लस थोड़ा सा अगर आप एनालाइज करेंगे तो ये भी देखने में आता है कि कभी भी किसी भी चैप्टर का वेटेज कम ज्यादा हो जाता है, राइट? जैसे पहले क्या होता था कि अर्लियर पिछले 2 साल के पहले अगर हम ट्रेंड देखें तो रोटेशन से 3 क्वेश्चन आया करते थे। एक क्वेश्चन मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे आता था, एक रोलिंग पे आता था, और एक कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, या कहीं से भी उन्होंने पूछ लिया, तो रोटेशन हैड अ वेटेज ऑफ 3 क्वेश्चंस। बट अगर आप लास्ट ईयर का पेपर देखेंगे जो अभी 2021 में हुआ, सो उन्होंने एक भी क्वेश्चन रोटेशन से नहीं पूछा, राइट? लेकिन करंट जैसे छोटे से चैप्टर से उन्होंने 5 क्वेश्चन पूछ लिए, ईएम वेव जैसे छोटे से चैप्टर से उन्होंने 2020 में 2 क्वेश्चन पूछ लिए, राइट? तो वेटेज जो है वो
कहीं भी शिफ्ट हो जाता है, कभी भी शिफ्ट हो जाता है, राइट। बट जो क्वेश्चंस का लेवल है, आप 45 में से 3-4 क्वेश्चन अगर हटा दें तो इन जनरल क्वेश्चन बड़े ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और इजी है। तो हमारा मोटो क्या होना चाहिए फॉर द टाइम बिंग, जो बच्चे अच्छे भी कर रहे हैं, लेट से इन जनरल IQ वाइज अच्छे हैं, मार्क्स वाइज भी अच्छे, तब भी हमारा मोटो पहले होना चाहिए कि हम विड्थ कवर करें, राइट। हम ज्यादा से ज्यादा टॉपिक्स कवर करें और उसमें एवरेज लेवल जरूर हम मेंटेन करें, बजाय इसके कि कुछ चैप्टर्स हमने यहाँ रखे हुए हैं और कुछ चैप्टर्स यहाँ रखे हुए हैं। उसकी बजाय सब चैप्टर कम से कम एक लेवल पे रखें और इजी लेवल सभी में मेंटेन करें, ठीक है। तो एक फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट नीड, राइट। सो मेरे ख्याल से एमपी बोर्ड वालों का उतना इशू नहीं है। एमपी बोर्ड वालों का जो एक मेजर क्वेश्चन था वो ये कि हमारा जो फैब में छूट गया उसका क्या। तो उसके दो तरीके हैं फिलअप करने के। पहला, फेब में जो भी आपके चैप्टर्स छूटे हैं एटलीस्ट फिजिक्स में, राइट, तो फिजिक्स में आपके जो भी चैप्टर्स छूटे हैं वो मैं लास्ट में कवर करवाऊंगा एंड दैट विल बी प्रोबेबली अप्रैल एंड और मई, ठीक है। तो तब वो आपके चैप्टर्स कवर होंगे जो भी आपके फेब के छूटे हैं, जिस भी एक्सटेंट पे छूटे हैं, राइट। एक तरीका वो है। दूसरा तरीका ये है कि रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है, तो जितने भी नए बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं उनको जो पुरानी रिकॉर्डिंग्स जितनी भी अवेलेबल है ना, तो वो अवेलेबल है जीपीएम एंड फ्लूइड पूरा, ग्रेविटेशन पूरा एंड थर्मो का कुछ पार्ट, ठीक है। तो इतनी रिकॉर्डिंग जो है वो हमारे पास अवेलेबल है। थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ एंड थर्मल एक्सपेंशन कैलोरीमेट्री वगैरह अवेलेबल नहीं है। तो जो भी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है उतना पार्ट अगर आपको लगता है कि आप कवर अप कर सकते हैं, जैसे होली की छुट्टी आएगी, रंग पंचमी की छुट्टी आएगी या संडे है, अगर आप कवर अप कर सकते हैं कंफर्टेबली, वेल एंड गुड। अदरवाइज गो विद द फ्लो और लास्ट में हम उसको कवर अप कर देंगे, राइट। बट ये आप कवर अप कीजिए। प्लस तो उस टाइम भगा दिया था इसलिए? नहीं, ये तो सुबह वाले हैं। अच्छा, मतलब बता रहे हैं। ओके, नाउ सेकंड थिंग ये आती है कि भाई कुछ बच्चों का ये बोलना हो सकता है कि सर हम 3 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, फिजिक्स है, बायो है, केमिस्ट्री है, तीनों के होमवर्क होते हैं और आपने बोला है कि भाई 20-25 डेज में 11 जितना हो सकता है कवर अप करना है, तो हम बहुत ज्यादा क्वेश्चंस फिजिक्स में अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं या बैकलॉग क्रिएट हो रहा है। तो फॉर दैट सिनारियो आप एक चीज का ध्यान रखें कि जो भी आपको फिजिक्स में होमवर्क मिल रहा है, कम से कम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसमें स्पेशली लास्ट 10 ईयर 2011 ऑनवर्ड्स, राइट, ये आप कंप्लीट रखें, ठीक है। तो जैसे आज हमने लेट्स से कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा, तो रिलेटेड क्वेश्चंस, जैसे भले ही मैंने आपको एमटीजी 33 इयर्स दे दी है, लेकिन उसमें भी आप लास्ट 10 ईयर पे फोकस करें, राइट, कि लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चंस करना है। प्लस फिर हमें एक्स्ट्रा टाइम में जिन कंसेप्ट्स में दिक्कत आ रही है उन कंसेप्ट्स पे और क्वेश्चन कर लेना है प्रायोरिटी वाइज, ठीक है। कि आज मैंने 5 कंसेप्ट कवर करे, लेट्स से अलग अलग वैरायटी मैंने आपको ग्रुप में लिख के भी भेजा था, तो आज मैंने अगर 5 कंसेप्ट कवर करे, 3 मेरे अच्छे हो गए, मुझे प्रीवियस ईयर में कोई दिक्कत नहीं आई, 2 कंसेप्ट में मुझे दिक्कत आई, उन 2 कंसेप्ट पे मैं और क्वेश्चंस कर लूं एक्सरसाइज 1 से, ठीक है। तो एटलीस्ट एक फुलफिलनेस हो जाएगी कंसेप्ट वाइज कि हाँ हर कंसेप्ट पे मेरी इनफ वर्किंग हो गई है, रादर देन कि हम एक्सरसाइज 1 पूरी छोड़ दें या हमने एक्सरसाइज 1 कर ली और प्रीवियस ईयर नहीं करी, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन एक्सरसाइज 1। बट हैविंग सेड दैट, सूनर और लेटर प्रीवियस ईयर हमें कंप्लीट जरूर करना है, ठीक है। दैट इज फॉर एमपी बोर्ड एज सच। अब बात आती है किस पे, सीबीएसई बोर्ड पे। तो भाई सीबीएसई बोर्ड वाले क्या करें। सीबीएसई बोर्ड वालों के साथ एक इशू ये है कि भाई हमारा प्री बोर्ड आ रहा है, कुछ स्कूल में 1 प्री बोर्ड है, कुछ स्कूल में 2 प्री बोर्ड है, कुछ स्कूल में प्रैक्टिकल्स है, ठीक है। तो बच्चों उसको आप मैनेज करिए। बट जहां तक मुझे लगता है कि फैब में आपने काफी कुछ वर्किंग 12th में कर ली होगी, जनवरी का भी हमने एक टाइम लिया था कि हमें 12th जितना हो सके फिनिश कर लेना है, हमने कर ली होगी। एंड अगर आपका फिर भी कहीं कंसर्न है टर्म टू सिलेबस का, सो माय प्लानिंग इज दैट कि 10 अप्रैल के पहले आपका टर्म 2 का सिलेबस कंप्लीट हो जाए, ठीक है। कि 11th के कुछ मेजर चैप्टर्स लेके हम उसको 25 मार्च तक एंड करेंगे एंड देन 25 मार्च के बाद हम 12th का पोर्शन स्टार्ट करेंगे, राइट। क्योंकि अभी अगर मैं 12th पढ़ा दूंगा आपको तो आप अप्रैल में 11th पढ़ नहीं पाओगे, और 11th अगर नहीं पढ़ पाओगे तो फिर हो सकता है कि आपकी जब सीबीएसई एग्जाम खत्म हो उसके बाद फिर अगेन आप 12th पढ़ने में ही लग जाओ और 11th वाला पोर्शन आपका वीक रह जाए।
सो दिस इज द हाई टाइम कि हम 11th ही कवर करें, राइट? तो 12th जो है जितना एग्जाम पास आएगी उतना इंटरेस्ट लेके आप 12th तो पढ़ ही लोगे, राइट? सो आप मान के चलें कि समवेयर अराउंड 25 मार्च हम स्टार्ट करेंगे टर्म 2 का सिलेबस, जिसमें हम देखेंगे रे ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स। जिसमें इन मेजॉरिटी को ज्यादा दिक्कत होगी वो हम टॉपिक पहले ले लेंगे, है ना, दैट्स नॉट अ कंसर्न। तो सीक्वेंस हम डिसाइड कर लेंगे मोरलेस, बट आप उसको मानिए कि 25 मार्च से 10 या 15 मार्च के बीच हम टर्म 2 के सिलेबस को पूरा थॉरली रिवाइज कर लेंगे, राइट? उसके बाद भाई जिन्हें एग्जाम प्रिपरेशन में लगना है लग जाएं। उसके बाद मैं टर्म 1 का सिलेबस लूंगा या 11th के कुछ पोर्शंस के लूंगा, एंड उसके बाद ये है कि भाई अगर आप अपने एग्जाम में हैं तो हर किसी का अपना एक लेवल है, हर किसी की अपनी एक वर्किंग होती है। अगेन द रिकॉर्डिंग विल बी अवेलेबल एज पर योर एज, जहां आपको लग रहा है आप टॉपिक्स कवर अप करते जाएं। अगर आप रेगुलर लेक्चर नहीं भी अटेंड कर पा रहे हैं ड्यू टू देयर एग्जाम्स, जैसे कुछ बच्चों ने किया एमपी बोर्ड में कि एमपी बोर्ड की एग्जाम थी तो उन्होंने रिकॉर्डिंग के थ्रू वर्किंग कर ली, या जिस पेपर में गैप ज्यादा था तब उन्होंने 1-2 लेक्चर्स देख लिए, या 1-2 टॉपिक ही अगर कवर हो गए तो वही कवर हो गए। तो डेट पे आप वर्किंग कर लें, अदरवाइज फिर एग्जाम खत्म होने के बाद हम वर्किंग करेंगे, ठीक है? सो दिस वाज द थॉट प्रोसेस इन अ नटशेल, ठीक है? बायो के लिए सर आप एक बार गाइड कर दें, फिर अपन इनके क्वेश्चंस लेते हैं। जी सर, थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल, एम आई ऑडिबल? आप लोग सुन पा रहे हो प्रॉपरली मुझे? ओके, दैट्स गुड। तो बेटा बायो के लिए अगर हम बात करें कि बायो को कैसे कैरी करना है, बायो में क्या गलतियां होती है, बायो को कई लोगों को डिफिकल्टी आती है, तो मैं कुछ चीजें ऑनेस्टली बात करना चाहता हूँ। मैं अभी सर इसमें 11th वाले स्टूडेंट भी बैठे हुए हैं क्या, जो अभी 11th से 12th में जाने वाले हैं? सर आपका माइक ऑफ है सर। सर इसमें तीनों बच्चे हैं मेरे ख्याल से, 2 से 3 बच्चे ऐसे हैं जो 11th से 12th जा रहे हैं, हाँ, प्लस 12th वाले हैं, प्लस ड्रॉपर वाले भी बच्चे हैं। ठीक है। तो मैं ना 11th वालों बच्चों को तो किसी दिन अलग से डील कर लूंगा। मेरा प्राइम फोकस है जो क्लास 12th में है और जो ड्रॉपर है जिसको अभी 2022 में नीट अपीयर करना है ना? मैं पहले उन पे फोकस करता हूँ। हालांकि कुछ बातें ऐसी भी बताऊंगा जो 11th वाले अभी से प्रैक्टिस करेंगे तो उनको आने वाले टाइम में बेनिफिट होगा, राइट? तो सबसे पहली चीज है बेटा, एक तो वो स्टूडेंट सबसे पहले मैं उनको एड्रेस कर लेता हूँ जो एग्जाम देने वाले हैं, जिनके या तो 12th के एग्जाम चल रहे हैं या बोर्ड के एग्जाम आने वाले हैं। तो हम कैसे प्लान करें, राइट? तो बेटा अभी से एक प्लानर, जैसे प्लानर तो बहुत बढ़िया सर ने बनाकर दे ही दिया है आपको, पर आपके पास एक प्लानर होना चाहिए कि आप जब अपने बोर्ड के एग्जाम्स को अटेम्प्ट करेंगे तो ऐसा ना हो कि वो 1 महीने का टाइम पीरियड जो है उसको हम बिल्कुल कट ऑफ ही कर दें, कंपटीशन का छोड़ के हम तो नहीं जी सिर्फ बोर्ड ही पढ़ेंगे। तो आप प्लान ऐसे कर सकते हो, जैसे मान लो फिजिक्स का पेपर आ रहा है, तो फिजिक्स का पेपर आ रहा है तो आधा दिन मैं अपनी कंपटीशन की तैयारी करूंगा और आधा दिन जो है वो अपना बोर्ड का प्रिपरेशन कर लूंगा। वो कैसे करना है उसकी सिनॉप्सिस वगैरह सर आपको बता देंगे कैसे करना है। पर उस 1 महीने में आप बिल्कुल ऐसे छोड़ मत देना कंपटीशन को कि आप बिल्कुल ही कट गए सब्जेक्ट से और आप सारा का सारा सिर्फ थ्योरी लिखने की प्रैक्टिस कर रहे हैं एंड ऑल दैट। तो अपना कंपटीशन के लिए एक टाइम बचा करके रखना, ये की पॉइंट है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इस कारण से सफर करते हैं, क्योंकि वो तब तो 1 महीना बोर्ड की तैयारी में निकल जाता है, पता नहीं चलता है, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन जब ये रियलाइज होता है कि यार अब तो टाइम बहुत कम बचा है और एग्जाम आने ही वाली है और हम कैसे करेंगे, तो एक स्टेट ऑफ पैनिक में एंटर करता है स्टूडेंट। और अच्छा खासा स्टूडेंट भी टेंशन के कारण अपने आप को क्या कर लेता है, स्पॉइल कर लेता है। ये ईयर्स का एक्सपीरियंस बता रहा हूं मैं, ऐसा होता है। तो अपना एक रोड मैप बना लेना कि उस बोर्ड के साथ कंपटीशन को पैरेलली आप कैसे लेकर चलोगे, ये पहला है ना बात है। दूसरी बात है बेटा, अब मैं सीधे आता हूं बायो पर कि बायो को कैसे पढ़ना है
और बायो में कहाँ हमसे गलतियां होती है और बायो को जो प्रॉब्लम है वो भी आपकी डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप अपने आप को इवैल्यूएट करो कि आप किस रेंज में मार्क्स ला रहे हो। मैं 3 कैटेगरी बताता हूं, एक है बिलो एवरेज, एक है एवरेज और एक है अबव एवरेज। 450 से कम नंबर लगातार है मेरे, तो मैं एक बिलो एवरेज कैटेगरी में मानता हूं। 450 से 550 तक है, 452 से 575 तक है नंबर, तो आप अभी एक एवरेज कैटेगरी में है। और अगर आप कंसिस्टेंटली 575 से प्लस ही रहे हैं टेस्ट में, तो आप एक अबव एवरेज स्टूडेंट है। अब इन तीनों की रिक्वायरमेंट अलग अलग होगी बेटा बायो में, है ना। तो बायो में जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है, जो बिलो एवरेज स्टूडेंट है, उसकी है कि भाई मैं सम हाउ एनसीईआरटी को रट लूं। समझना नहीं समझना वो बात की बात है, लेकिन पहली बात है रट लूं, क्योंकि मिनिमम मुझे जो मार्क्स कैरी करने चाहिए वो तो मैं करके आऊं, राइट। दूसरा है अबव एवरेज, या जो अच्छा करते आ रहे हैं, उनके अपने अलग अलग तरह के कंसर्न होते हैं, उस पर भी बात करूंगा मैं। और जो एवरेज स्टूडेंट है उसको अगर मैं बताऊं, तो एवरेज स्टूडेंट को क्या करना है, एवरेज स्टूडेंट को पहले फोकस करना है अपने आप को बायो और एक अच्छी एमसीक्यू बुक को सॉल्व करने के लिए, है ना। मुझे एनसीईआरटी पे थॉरोली वर्क करना है। और जो बहुत अच्छे स्टूडेंट है उनके भी और मोर और लेस ये चीजें प्रैक्टिस सेम ही रहेगी, वो थोड़ा सा एडिशनल जा सकते हैं। जो बहुत अच्छे स्टूडेंट है वो एनसीईआरटी के बियॉन्ड जंप करने की कोशिश करें। लेकिन जो एवरेज और बिलो एवरेज स्टूडेंट है, बेटा अभी आप एनसीईआरटी को ग्रिप में करो, राइट। अब मैं बताता हूं बायो में गलतियां कहां से शुरू होगी। सबसे पहली बात है, क्योंकि बायो आपको आसान लगता है, नीट का पैटर्न बदल गया है, 10 क्वेश्चन और बढ़ गए हैं। अभी यहां टाइम मैनेजमेंट बायो में स्टूडेंट ध्यान नहीं देते। पहली चीज आप कहीं लिख करके रख लो कि आपका बायो का पेपर नीट में फर्स्ट 45 मिनट में हो जाना चाहिए। आपको प्रैक्टिस करनी ही इतनी है कि बायो का पेपर मुझे 45 मिनट में खत्म करना है, वो 100 क्वेश्चन पढ़ने हैं एक बार। सेकंड राउंड मिलेगा तब मिलेगा, क्योंकि लास्ट ईयर स्टूडेंट्स के साथ, बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट के साथ ये गलती हुई कि उन्होंने बायो को 1 घंटा या सवा घंटा तक खींच के ले गए। क्यों? क्योंकि 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा थे। और बायो के साथ 2 चीजें होती है, एक तो ये कि उसको हम बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करने के चक्कर में टाइम भी ज्यादा दे देते हैं, और बायो के क्वेश्चन इतने ल्यूक्रेटिव होते हैं कि वो हमको कहीं ना कहीं ट्रैप कर लेते हैं और हम सिली मिस्टेक अटेम्प्ट करते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। आज ही स्टूडेंट्स को मैं प्रैक्टिस करवा रहा था क्वेश्चन की, तो एक क्वेश्चन आया हमारे सामने कि इसमें से कितने फ्रूट कंपोजिट फ्रूट हैं। स्टूडेंट को जैक फ्रूट के बारे में पता था, पाइनएप्पल के बारे में पता था, पर उसे मलबरी के बारे में नहीं पता था। उसे ये मालूम था कि मुझे मलबरी नहीं पता है, फिर भी उसने रिस्क ली और वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करा। तो बायो में ये गलतियां बहुत होती है कि कुछ पॉइंट्स ऐसे भी होते हैं जहां पर हम कॉन्फिडेंट नहीं है, फिर भी उसको हम अटेम्प्ट करने जाते हैं। इसलिए आप देखोगे फिजिक्स और केमिस्ट्री के कंपैरिजन में हमेशा नेगेटिव मार्किंग बायो में सबसे ज्यादा मिलती है, राइट। ये चीज होगी बेटा। अच्छा, फिजिक्स वाले सबसे बढ़िया सुखी इसलिए हैं क्योंकि उनको तो पता है फिजिक्स का क्वेश्चन ही समझ नहीं आता है, क्वेश्चन ही पता नहीं, छोड़ो, समझ ही नहीं आया, तो वहां नेगेटिव बच जाता है। लेकिन बायो में क्योंकि क्वेश्चन समझ में आ गया है, आंसर आए या ना आए हम तो अटेम्प्ट करेंगे जी। वो बायो का क्वेश्चन छोड़ने की आदत नहीं है आपकी। तो जब आप कॉन्फिडेंट नहीं होना बेटा किसी चीज पर, तो आप उसको सर्कल बनाकर आगे बढ़ो। हम सेकंड राउंड में वो क्वेश्चन कर लेंगे, हमको अभी जरूरी नहीं है। और दूसरी चीज कि स्पीड के साथ मैं काम कर रहा हूं क्या, मुझे ये मैंने मैक्सिमम लिमिट बताई है बेटा, 45 मिनट 100 क्वेश्चन।
करने वाले स्टूडेंट 30 से 35 मिनट में भी 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो ये तो हो गई टाइम लिमिट की बात कि ये टाइम लिमिट मुझे ऐसे एडजस्ट करनी है, ये टाइम लिमिट के साथ मुझे चलना है ना। तो ये पहली बात, सर, टाइम लिमिट आपको रखनी है जी। सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, एक बच्चे का हाँ इसमें क्वेश्चन आता है हाँ, कि बच्चे को उस समय लगता है कि अगर मुझे बाद में सेकंड राउंड का टाइम नहीं मिला तो नहीं सेकंड ये एक राउंड मेन रीजन होता है कि वो बायो को शुरू में 1 से सवा घंटा दे देता है, ऐसा मुझे लगता है। नहीं नहीं सर, ये मतलब ऐसा मत सोचे हो, क्योंकि बहुत, मैं सर फैक्ट बता रहा हूँ आपको, इस साल बच्चे बायो में 350 नंबर ले आए, लेकिन फिजिक्स में 10 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट हुए थे 45 में से, 50 में से। वो 40 क्वेश्चन पूरे पूरे छूट गए। यहां तुमने बायो के टफ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए जिसमें तुम सिली मिस्टेक कर सकते थे, और फिजिक्स के वो क्वेश्चन छोड़कर आ गए जो डायरेक्ट थे और तुम अटेम्प्ट कर सकते थे। तो एक्चुअली ये मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन बायो टीचर अगर बताएंगे तो शायद इन्हें ठीक लगेगा। कई बार बच्चों को लगता है कि ग्रीडी है फिजिक्स के लिए, इसलिए बायो कम अटेम्प्ट करने को बोल रहे हैं। नहीं 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 सर, सही बोल रहे हैं बेटा। ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि स्टूडेंट बायो में ट्रैप हो जाता है और वो उसी को करता रह जाता है। तो आप ये मान के चलो कि 45 मिनट ये इतने क्रूशियल मिनट है। जैसे बायो में पढ़ाते हैं ना, सीपीआर देना होता है, हार्ट अटैक आ गया तो वो इमीडिएटली देना होता है, 3 घंटे बाद सीपीआर नहीं दिया जाता। तो ऐसे ही बायो के ये जो 45 मिनट है ना, ये सीपीआर है आपके पूरे पेपर का। इसमें आपको जो करना है वो करो, और फिर एक प्रॉपर टाइम दो केमिस्ट्री और फिजिक्स को, और उसके बाद सेकंड राउंड में बायो हो जाएगा। ठीक है, तो पहली चीज ये हो गई। तो ये तो सबको क्लियर हो गया टाइम लिमिट क्या है और मुझे किस स्पीड से वर्क करना है, और इसी स्पीड से बायो सॉल्व करने की आदत घर पे बनानी है। जैसा सर ने आपको शेड्यूल दिया कि एक आधे घंटे में एमसीक्यू तो सॉल्व करूंगा ही, तो आधे घंटे का मतलब होता है 60 क्वेश्चन बेटा, 30 सेकंड में एक क्वेश्चन। ये स्पीड होनी चाहिए। बच्चे ये स्पीड लेते ही नहीं है, बच्चे 2-2 मिनट लेते हैं। अब स्पीड सर कैसे इनहांस होगी? ओके सर, क्वेश्चन अटेम्प्ट तो हो जाते हैं बायो के उस टाइम लिमिट में, बट बबलिंग नहीं हो पाती। मैं बेटा सुनो, वो बबलिंग तो है ना, उसका एक पैटर्न उस पर भी डिस्कस करेंगे कि बबलिंग का सही पैटर्न क्या होना चाहिए, है ना, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले एक लिमिट तो आपको समझ में आ गई कि मुझे स्पीड क्या रखनी है। स्पीड रखनी है मुझे, दैट इज कि 30 सेकंड में एक क्वेश्चन, ये बायो की आइडियल स्पीड होनी चाहिए। अब आप ये देखो कि अगर कोई क्वेश्चन तुमसे 30 सेकंड में नहीं हो पा रहा है तो उसके पीछे 2 मिनट डालने की जरूरत नहीं है बेटा, सर्कल बनाओ, आगे बढ़ो। ये प्रैक्टिस, ये हैबिट में जब लाओगे ना, तो वहां नीट में एग्जाम टेबल पे रिफ्लेक्ट होगी। लेकिन अगर ये हैबिट में नहीं होगा, तुम सोचोगे मैं तो अभी तो ऐसे ही आराम आराम से कर लेता हूँ, बाकी मुझे पता है मैं हैंडल कर लूंगा, तो वहां एग्जाम में लास्ट मोमेंट हैंडल नहीं होता है। इस बात को लिख के रख लो। तो प्रैक्टिस ये अभी से करनी है, एक चीज। दूसरी चीज, दो और बात बोलूंगा मैं। कई बारी क्या होता है कि बायो में जो गलती होती है, जो स्टूडेंट आते हैं कि सर हमसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं। या एब्सोल्युटली करेक्ट सर, लर्न टू लीव, एब्सोल्युटली करेक्ट। दूसरी चीज है कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में कैसे टाइम ट्रैप होता है। आपकी टेस्ट सीरीज में देखता हूं तो उसमें क्वेश्चन है 4 स्टेटमेंट, 5 स्टेटमेंट, 6 स्टेटमेंट आ गए, राइट? कृष, मैं वही बातें बता रहा हूं, उस चीज को ध्यान से सुनो, है ना। 5 स्टेटमेंट आ गए, मैंने क्वेश्चन पढ़ना शुरू करा, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मैंने स्टेटमेंट 1 पढ़ा, मैंने स्टेटमेंट 2 पढ़ा, मैंने 3 पढ़ा, मैंने 4 पढ़ा, मैंने 5 पढ़ा, और उसके बाद में इंस्ट्रक्शन पे गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। अब मैं तो पहले पढ़ रहा था, पांचों पढ़े, अब मैंने पढ़ा कि इसमें क्या ढूंढना है, इनकरेक्ट ढूंढना है। अब मैं फिर से पांचों पढ़ूंगा, क्योंकि मैंने तब तो मार्क नहीं किया था। तो जब ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाए,
जब मल्टीपल एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन आ जाए तो सीधे पहले इंस्ट्रक्शन पे जाओ कि मुझे इसमें से करेक्ट ढूंढने हैं या मुझे इनकरेक्ट ढूंढने हैं, ये 10 एग्जाम्पल में से मुझे कौन से एग्जाम्पल मार्क करने हैं। आप पहले सारे एग्जाम्पल पढ़ते हो, आप पहले सारे स्टेटमेंट पढ़ते हो और फिर मेन पॉइंट पे जाकर के फिर रिवर्ट करते हो। मतलब आपको जहां 5 स्टेटमेंट पढ़ने थे आपने 10 स्टेटमेंट पढ़े उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। यहां पर एक चीज डिले होती है, राइट। तो ये दूसरा बड़ा फैक्टर है जहां हमसे अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी में गलती होती है। ये बात समझ में आई सबको? अब ये दूसरा पॉइंट हो गया, पहला टाइम मैनेजमेंट था, दूसरा क्वेश्चन का मैनेजमेंट था कि मुझे क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना है। और कोई क्वेश्चन 30 सेकंड से ज्यादा ले रहा है, कोई एग्जाम्पल नहीं उस मोमेंट याद आ रहा है, तो गोला बना के आगे बढ़ना है। ये घर पे जब रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो ये एग्जाम में रिफ्लेक्ट होने लगेगा और इससे एक्यूरेसी स्पीड दोनों धीरे धीरे बढ़ेगी। ये 2 फैक्टर मैंने आपको बताए। अब तीसरे फैक्टर पे बात करता हूं। तीसरा फैक्टर क्या होता है? दैट इज व्हाट, कि मेरे रिफ्लेक्सेस कैसे बढ़ेंगे, राइट। सबसे बड़ी बात होती है, कुछ आपके बहुत से कंसर्न होंगे, सर एग्जाम्पल याद नहीं होते, एग्जाम्पल इमीडिएटली रिकॉल नहीं होते, है ना, या स्टेटमेंट याद नहीं आ रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट एक गलत प्रैक्टिस जो करते हैं वो एनसीईआरटी के पूरे पूरे स्टेटमेंट रटने की कोशिश करते हैं। इसमें तुम्हारी गलती भी पूरी तरह नहीं है, क्योंकि तुम जहां पर तुम पेपर दे रहे हो इंस्टीट्यूट में, वहां पर क्या होता है, वो पूरे पूरे स्टेटमेंट उठाकर ही क्वेश्चन बना रहे हैं। ऐसे पूरे पूरे स्टेटमेंट नहीं आते बेटा, है ना। कोई एक आध क्वेश्चन हो सकता है जहां पे एनसीईआरटी का पूरा स्टेटमेंट उठाकर देखा हो, लेकिन आप पेपर उठाकर देखना, पेपर में इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन नहीं आते, है ना। एक चीज ये। दूसरा है मैच द कॉलम टाइप ऑफ क्वेश्चन। लास्ट ईयर की नीट में मैच द कॉलम ऑफ क्वेश्चन बहुत सारे थे, लेकिन उसमें क्या था, उसमें प्रैक्टिस में ये दिक्कत थी, मतलब क्वेश्चन बहुत इजी थे, अगर कोई एक भी मैच आपका हो रहा है ना तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है। मतलब जैसे मान लो आप कंफर्म हो कि ए का थर्ड है और ऐसा एक ही ऑप्शन दिख रहा है ए का थर्ड है, उसके बाद भी मैं बाकी मैच कर रहा हूं, ये गलत है। उसको आप भले ही सेकंड राउंड में कर लेना, पर जब आपको पता ही है कि ए का थर्ड है, बाकी 1 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, और ऐसा एक ही मैच है, तो उसको करके आगे बढ़ो बेटा। अभी पूरा मैच नहीं करना। एक स्टूडेंट ड्रॉप बैच का ऐसा ही है जिसने बोला सर मुझे सारे क्वेश्चन में ये था कि ये मैच हो रहा है, तो मैंने फिर भी सारे एक बार मैच करके देखे। तो देयर इज नो सेंस उसमें बेटा, कोई सेंस नहीं है। मतलब यहां आपका स्मार्ट वर्क काम करेगा, तो ये चीज को भी आपको लेकर चलना है। फिर मैं बात कर रहा था एनसीईआरटी के चैप्टर्स पे। ये एनसीईआरटी के जो चैप्टर्स हैं, एनसीईआरटी को रिवाइज करना है, रिवीजन की स्ट्रैटेजी क्या होती है, राइट। जैसे मैं अगर तुमसे बोल दूं 1969, हम बोलते हैं एनसीईआरटी में जो ईयर लिखे हुए हैं वो ईयर का क्या इंपॉर्टेंस है, तो मैंने बोला 1969। बताओ कितने लोगों को याद आ रहा है 1969 में एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है, कौन सी बात दी हुई है, याद आ रहा है? 1972, कुछ याद आ रहा है? बहुत बढ़िया। देखो एक आंसर आया, विटेकर इज 1969। 72 में क्या है, पॉल्यूशन एक्ट है, और क्या है बेटा 72 में? 72 में एक और चीज है, 72 में सिंगर और निकोलसन का मॉडल है, राइट। सो दैट इज व्हाट, कि मेरे पास यहाँ स्क्रीन पे मुझे दिख रहे हैं 28 स्टूडेंट और आंसर मुझे 3 दिख रहे हैं। सो यू कैन इमेजिन, क्या इस तरीके से तुमने प्रैक्टिस की है? नहीं। तुम प्रैक्टिस कैसे करते हो, बात को समझना। कोई इंपॉर्टेंट टर्म है, कोई इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, कोई इंपॉर्टेंट ईयर है, तो तुम क्या करते हो, पहले पूरा उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हो और फिर उसका एग्जाम्पल रिकॉल करने की कोशिश करते हो, राइट। आपने प्रॉप रूट का डिस्क्रिप्शन पढ़ लिया और फिर आखिरी में पढ़ा प्रॉप रूट में एग्जाम्पल क्या आता है।
अब मैं जो प्रैक्टिस के लिए बोल रहा हूं वो चीज आप कर लेना, सभी लोग। एनसीईआरटी का जब भी जो चैप्टर पढ़ो ना, उसके आगे 2 खाली पेज लगा लेना, और जब पैराग्राफ पढ़ते जाओ तो जो भी एग्जाम्पल लिखा हुआ है, जो भी कोई टर्मिनोलॉजी लिखी हुई है, कोई टेक्निकल वर्ड लिखा हुआ है और कोई ईयर लिखा हुआ है, सिर्फ वो ईयर लिख दो। जैसे मैंने बोला ना 1972, इस चैप्टर में 1972 एक ईयर है, वो ईयर लिख दिया। इस चैप्टर में मिंट एक एग्जाम्पल है, मिंट लिख दिया। अब आपका रिवीजन कैसे होना चाहिए? आपका रिवीजन होना चाहिए कि आप जब वो चैप्टर को रिवाइज करो तो उन पेजेस को देखो कि 1972 में क्या हुआ था, मिंट का एग्जाम्पल क्यों दिया है, इस जगह पर क्यों दिया है, स्ट्रोबाइलेंथस कुंतियाना क्यों दिया है, फिनिक्स डेक्टाइलीफेरा क्यों दिया है। रादर होता क्या है, हम पूरी थ्योरी पढ़ते हैं और उसके बाद में फिर एग्जाम्पल का नाम पढ़ते हैं। रिवर्स द अप्रोच, एक्सप्लेनेशन पढ़ना ही नहीं है, सिर्फ एग्जाम्पल देखो और अपने दिमाग को आदत डालो कि वो एग्जाम्पल देखने के साथ ही उसका रिलेटेड फिनोमिना मुझे याद आ जाए। रिवीजन ऐसे करना है। इससे क्या होगा, अपने आप तुम्हारे रिफ्लेक्स इतने फास्ट होंगे, इतने फास्ट होंगे कि आप वो जो बोल रहे हो ना 45 मिनट में 100 क्वेश्चन, आप बल्कि 35 मिनट में ही कर लोगे। और ये ईयर्स अलोंग प्रैक्टिस बच्चों से करवाई है और इसका सक्सेसफुली रिजल्ट हमने देखा है। सो दैट इज द थिंग कि जो भी आपके की पॉइंट्स है उनका एक्सप्लेनेशन मत पढ़ो, सिर्फ की पॉइंट को पढ़ करके उसके एक्सप्लेनेशन को रिकॉल करने की कोशिश करो। कोई एग्जाम्पल अगर 4 जगह है एनसीईआरटी में तो आपको अपने आप याद आने लगेगा, यार ये एग्जाम्पल उस चैप्टर में इसलिए दिया है, उस चैप्टर में इसलिए दिया है। तो आपके रिफ्लेक्सेस फास्ट हो गए ना बायो में, तो अपने आप आपका जो है बायो स्ट्रांग हो जाएगा। अभी दिक्कत क्या है, दिक्कत ये होती है आप मॉर्फो लेके बैठे, आप पूरा पूरा डिस्क्रिप्शन जो आपके नोट्स में है, पूरे पूरे स्टेटमेंट जो है उसको रिकॉल करने बैठ गए। रिकॉल करने की जरूरत नहीं होती बेटा, है ना। इमीडिएटली आंसर आने चाहिए। आपके रिफ्लेक्सेस कितने फास्ट हैं। जैसे अगर मैं आपसे ये कहूं, है ना, अगर मैं आपसे ये कहूं कि माइटोकॉन्ड्रिया की इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में उन 4 फैक्टर्स के नाम बताओ जो प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाते हैं। क्या आपको याद आ रहे हैं 4 कौन कौन से फैक्टर हैं जो प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाने में हेल्पफुल है? माइटोकॉन्ड्रिया की इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में 4 कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाने में हेल्प करते हैं? क्या आप रिकॉल कर पा रहे हो इमीडिएटली? बेटा माइटोकॉन्ड्रिया में ग्रेना थाइलेकॉइड नहीं होती क्रश, वो क्लोरोप्लास्ट में होती है। आपने तो कुदरती बदल दी भाई। तो ये सिल मिस्टेक होती है बेटा यहाँ पर। एफएमएन आप ऐसे भी बोल सकते हो, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4, कॉम्प्लेक्स 5। गलती से मिस्टेक हो गई भाई, गलती से नीट में नंबर कम हो जाएंगे, वो गलती नहीं करनी है, ध्यान रखना। सो अगर नहीं याद आ पा रहे ना, तो दैट इज व्हाट आई कॉल्ड कि ये रिफ्लेक्स की कमी है। अब आप सोचो क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, आपके रिफ्लेक्सेस में है ही नहीं ये क्वेश्चन, आपको ये पता है, आपने पढ़ा है, आप उस क्वेश्चन में 2 से 3 मिनट पूरे खर्च कर दोगे, क्योंकि आपने कहीं थोड़ा थोड़ा पढ़ा है, आपको रिकॉल नहीं आ रहा। अच्छा, आपको ऐसा लगेगा उस क्वेश्चन को पढ़ के, अरे यार याद नहीं आ रहा, अरे यार याद नहीं आ रहा, अरे यार याद नहीं आ रहा, और वहीं बैठे बैठे 3 मिनट निकाल दिए, ये गया, कंपटीशन खत्म। दिस इज व्हाट हैपेंड इन द एग्जामिनेशन। वहां पर इमीडिएट डिसीजन लेना है भाई। देखो डॉक्टर बनने जा रहे हो यार, है ना, डॉक्टर बनने जा रहे हो, एक एक्सीडेंट होकर के पेशेंट आ गया टेबल पे, 4 जगह से बॉडी खुली हुई है, वहां निर्णय लेना है पहला कहां से शुरू करना है इस पे काम। अब तुम अरे यार याद ही नहीं आ रहा वो क्या था, क्या लिखा हुआ था, गया पेशेंट। तो इसलिए आपको क्या चाहिए बेटा, आपको चाहिए कि आपके रिफ्लेक्सेस इतने स्ट्रांग हो कि आपका पेपर 45 मिनट्स में हो। और ये रिवर्स अप्रोच से आता है हमेशा, रिफ्लेक्स कभी भी डायरेक्ट अप्रोच से काम नहीं करेगा।
पिजास्टर के लिए कौन सा एक्सपेरिमेंट था, इकोलॉजी के कौन से चैप्टर में पिजास्टर का नाम, वो रिकॉल हो रहा है मुझे। तो दिस इज आई कॉल्ड रिवर्स अप्रोच। अगर आपने पेपर के अपने चैप्टर के बाहर ये सब नाम लिख के रख लिए, बस मैं बोल रहा हूं कि बहुत मेहनत नहीं करनी है, एक एक नाम ही तो लिखना है, और फिर रिकॉल करो इन नाम को देख के कि इसके बारे में क्या है, आपका बायो स्ट्रांग हो जाएगा। सो आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। ये सेंस आपको क्लियर है कि कैसे हम इंप्रूवमेंट की तरफ जा सकते हैं। और कोई फालतू फर्जी एग्जाम्पल में मत फंसना भाई। आपके पास मोटे मोटे नोटबुक्स बनवा दिए होंगे, ये ढेर सारे एग्जाम्पल लिखवा दिए दुनिया भर के। उनका पर्पस बहुत क्लियर होता है कि लास्ट 30 साल में जितना जो पूछा है सब आपके नोट्स में डाल दो, जो आपके काम का हो या ना हो। ऐसी कॉपी बना ली क्या बड़ी बड़ी? और ऐसी कॉपी है तो बेटा रिलाय अभी सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पे करना, है ना। जैसे एक मिस गाइड मैं आपको बताता हूं, आपको जेनेटिक्स में प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस और वेरिएशन में मेंडलिज्म के एक से एक धांसू क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाते हैं। आपको मजा भी बहुत आता है ना, वो प्रोबेबिलिटी निकालने में कि इसके गेमेट क्या आएंगे, इसके क्या आएंगे, बहुत बढ़िया मजा आ रहा है। वो दे रखा है जीनोटाइप में 8-10 प्रकार के जीन दे रखे हैं, बताओ कितने गैमेट बनेंगे, क्या होगा, बहुत मजा आ रहा है। लेकिन उठाओ 20 साल के पेपर में ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं मिलेगा, not a single question. So do I really need to spend time into that? Not at all. है ना। आप खुद को प्लीज करने के लिए पढ़ रहे हो या सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हो, ये दिमाग में हमेशा रखना। और सिलेक्शन उसी चीज से मिलेगा जो वो एनसीईआरटी में लिखी हुई है, और वो आपके रिफ्लेक्सेस का पार्ट बन रही है, स्पीड के साथ एक्यूरेसी आपकी आ रही है, तो सिलेक्शन का टाइम मिलेगा, राइट। अदरवाइज क्रोमोसोमल थ्योरी है ना, डिजीज के भी पॉइंट है, लेकिन जो एनसीईआरटी ने लिखा है बेटा वही मैं बोल रहा हूँ, उसके अराउंड करो। आज ही बच्चों को एक क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा था मैं, देखो बढ़िया एनसीईआरटी कैसे ट्रैप करता है। उसने क्वेश्चन डिजाइन किया नीट 2017 का, और उस क्वेश्चन में उन्होंने क्या दिया है आपको पता है? उस क्वेश्चन में उन्होंने क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव वर्ड जो है थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया, उस पे क्वेश्चन फ्रेम करके दिया है। अब अगर मुझे आइडिया नहीं है कि सिकल सेल एनीमिया को क्वालिटेटिव क्यों बोला और थैलेसीमिया को क्वांटिटेटिव क्यों बोला, तो इसका मतलब है मैंने एनसीईआरटी रट ली है। और ऐसे क्वेश्चन में मैं ट्रैप हो सकता हूं। आप सॉल्व करके देखना, नीट 2017 का क्वेश्चन है और एनसीईआरटी में लिखा है सिकल सेल एनीमिया क्वालिटेटिव है और थैलेसीमिया क्वांटिटेटिव है। आपको क्लियर है? आप ऑनेस्ट बनो अपने साथ कि क्या मुझे वास्तव में ये क्लियर है कि सर इसको क्वालिटेटिव क्यों बोला और क्वांटिटेटिव क्यों बोला, और नहीं बोला तो फिर मुझे वर्क करने की जरूरत है। तब आप हेल्प लो अपने टीचर से और उनसे पूछो कि ये क्यों लिखा है, इसका मीनिंग क्या है। अगर ये मीनिंग क्लियर हो गया ना आपको, तो इसको रटने की भी जरूरत नहीं पड़ी। So that is how things are to be done. आप उन चीजों के पीछे मत भागो जो नहीं एग्जाम में आने वाली है, आप सिस्टमैटिक वे में करो जो आनी है। अच्छा, अब इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हमें ना लास्ट मोमेंट तक कॉन्फिडेंस ही नहीं रहता खुद में। इवन इफ मैं 90% स्कोर कर रहा हूं ना, तो मैं ऐसा रोनी शक्ल बना के बैठा हूं, सर क्या हो गया भाई, वो 10 क्वेश्चन नहीं बने 100 में से। अरे भाई तेरा फिर भी सिलेक्शन हो जाएगा। मॉड्यूल में और एम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में एक्स्ट्रा कंटेंट से भी क्वेश्चन है, तो उसको कैसे सॉल्व करें। ठीक है बेटा, एक बात मैं बताता हूं, अभी आज सुबह की बात हो रही थी सर के साथ कि बायो में बच्चों को क्या करना चाहिए। मैं साफ बोलता हूं बेटा, पिछले 30-35 साल के पेपर करने की जरूरत नहीं है। आपको पेपर सिर्फ करना है कितने, 10 से 12 साल के, उससे ज्यादा नहीं करना है। देखो मैं एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, अगर आपको समझ में आए मेरी बात तो उसको ध्यान देना। मैं बच्चों से एक क्वेश्चन पूछता हूं, या मैं पहले तो एक बात बोलता हूं,
बेटा आपके कॉन्सेप्ट से आपका आंसर बनना चाहिए, आपका क्वेश्चन बनना चाहिए। आपके क्वेश्चन से आपके कॉन्सेप्ट बनेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ये समझो, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं स्टूडेंट से कि मुझे ये बताओ कि लाल किला कहां पर है। ऑब्वियस ही बात है, मन में तुरंत आंसर आएगा दिल्ली में, राइट? दिल्ली में, दिल्ली मेरे दिमाग में आ गया और वहां मैं सॉल्व करने बैठा, सॉल्व करने में दिल्ली आंसर ही नहीं था। एक ऑप्शन था रशिया, दूसरा था इंडिया, तीसरा था न्यूजीलैंड और चौथा था अफ्रीका। बात आ रही है समझ में? अब आप बोलोगे हाँ हाँ इंडिया ठीक है। अब अगर आप रट गए, आपने वो क्वेश्चन रट लिया एज इट इज, तो होगा क्या, आपको कभी ये समझ ही नहीं आएगा कि मुझे दिल्ली कब आंसर करना था और इंडिया कब आंसर करना था। और फिर आप लेकर आ जाते हो, सर उस बुक में तो इंडिया लिखा है, इसमें दिल्ली लिखा है। देखो, होता है ऐसा। सो दैट इज व्हाट आई ऑलवेज से, कि क्वेश्चन से अपने कॉन्सेप्ट डेवलप मत करो, कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को टारगेट बनाओ। अब उस क्वेश्चन में कोई फैक्ट है तो ठीक है, कॉन्सेप्ट नहीं है तो सर से पूछो ना, अपने टीचर से पूछो क्या ये फैक्ट जरूरी है, इसको याद रखा जाना चाहिए, और नहीं तो छोड़ के आगे बढ़ो। तुम मतलब जो बायो का हवा बना हुआ है ना, वो इसलिए भी बना हुआ है कि 70% चीजें तुम वो याद रखने की कोशिश कर रहे हो जो तुम्हारे काम की नहीं है। टॉर्टोरा गायटन की फिजियोलॉजी पढ़ रहे हो अभी से, डज इट रियली नीड्स, क्या वो नीड है नीड की? इसको समझो बेटा। सो दैट इज हाउ वी नीड टू प्रोसीड। और बायो में आराम से टाइम मिलता है यार, आराम से मिलता है। सो डोंट डू सच मिस्टेक। ये हमने भी की थी हमारे स्टूडेंट लाइफ में, और ढेर सारे स्टूडेंट हमारे करते हैं। लेकिन सिस्टमैटिक स्टडी से, सिस्टमैटिक स्टडी से, है ना, आपको सक्सेस मिलेगी। बहुत ज्यादा अननेसेसरी चीजें कैरी करने की कोशिश में जो कैरी करना है वो भी बिखर जाएगा, राइट? सो आई होप यू आर गेटिंग द सेंस कि मुझे क्या करना है। एट द एंड बात आती है कि सॉल्व इसके बाद कैसे करें। वैसे टाइम बहुत हो रहा है, बहुत ज्यादा टाइम ले लिया हम लोगों ने, पर फिर भी अगर सॉल्व करना है मुझे तो मैं अप्रोच क्या रखूं? सर मैं सॉल्व क्या करूं? मैं मॉड्यूल करूं, या मैं एमटीजी लगाऊं, या मैं और कोई बुक लगाऊं? तो मेरा एक साफ सजेशन है कि अगर तुमने मॉड्यूल या XYZ जो भी कोई किताब है वो 2 साल से तुम सॉल्व करते आ रहे हो, तो तुम्हें जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है ना, वो एक अच्छी बुक लो जहां पर ऐसे क्वेश्चन हो जो कम से कम तुम्हारे नहीं देखे हो, है ना? आप मुझसे नाम स्पेसिफिकली पूछना चाहते हो तो मैं नाम भी बताता हूँ। MTG अच्छी बुक है, लेकिन तुमने साल भर प्रैक्टिस की होगी क्योंकि 80% बच्चा वही बुक प्रैक्टिस कर रहा है। तो अब एक ऐसी बुक जिसमें एरर मिनिमम हो और मोर और लेस लगभग सभी कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी के अराउंड कवर किए गए, तो ऐसी 2 बुक बताता हूं बेटा मैं। एक है शदब अंसारी, उसकी आती है एनसीईआरटी बूस्टर के नाम से, बालाजी पब्लिकेशन, आप वो ट्राई कर सकते हो। और दूसरी बुक है एक नीट एक्सप्लोरिंग बायोलॉजी अरिहंत की आती है, आप वो ट्राई कर सकते हो। दोनों ने बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिए हैं विथ मिनिमम एरर, है ना? अभी कई सारे स्टूडेंट, सर हम डॉक्टर अली लगाए क्या? ये लगाए बेटा मत करो, डॉक्टर अली खुद ही समझ में नहीं आता उन्होंने लिखा क्या है। उनको खुद ही को, उनको एक मन में विचार आया, उन्होंने टूटी फूटी इंग्लिश के साथ उसको लिख दिया। कई बार पूरा दिमाग का जोर इस बात पे लगाना पड़ जाता है कि ये आंसर है तो ये क्या कहना चाह रहा होगा। सो डोंट डू दैट, है ना? ऐसी जगह पर वेस्ट मत करो। और मैं जो 2 बुक बोल रहा हूँ इससे अपनी सिर्फ क्या करोगे, अपनी टाइमलाइन, मतलब अपने टाइम की प्रैक्टिस कर लेना कि भाई ये टाइम में ये चीजें मुझे करते बन रही है, दैट्स इट, राइट? तो दिस इज हाउ इट इज डन। और फिर इसके बाद आखिरी पॉइंट बोलता हूं, एनसीईआरटी रीबूस्टर बाय प्रशांत शर्मा सर। बेटा एनसीईआरटी रीबूस्टर बाय प्रशांत शर्मा सर, उसमें ढेर सारे क्वेश्चन है, वो डायरेक्ट है, वो एक बारी आपने लगा ली तो उसमें मोर और लेस सब कुछ एनसीईआरटी के पॉइंट कवर हो जाते हैं।
लेकिन ये जो बुक मैं बता रहा हूँ, अगर आपका बेसिक, मैंने बोला ना कि अगर आप बेसिक करना चाहते हो तो एनसीईआरटी रीबूस्टर आप कर लो, लेकिन आप एक एडवांस लेवल सोचते हो कि थोड़ा सा मुझे ट्रिकी क्वेश्चन भी और मिल जाए जहाँ लैंग्वेज का ट्विस्ट हो थोड़ा सा, तो वो जो बुक बताई मैंने उस लेवल पे आप जा सकते हो। हाँ, एक बारी पूरी एमटीजी लगा लो, फिर उसके बाद आप ये बुक ले लेना, है ना। बिल्कुल ठीक बात है आस्था, ऐसे कर लो, राइट। तो आई होप ये सारे पॉइंट तुम्हारे क्लियर हुए होंगे कि बायो क्या है और कैसे जाती है। और फिर भी मैं बोल रहा हूं कि एनसीईआरटी को फोकस करो, उसको ज्यादा टाइम रिवाइज करो, बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस में मत उलझो, क्योंकि क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट नहीं बनेंगे, कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बनते हैं, इस बात को समझ लो। तो ऐसी कोई आइडियल बुक नहीं है जो तुम्हारी 100% नीड फुलफिल कर देगी, लेकिन ऐसी एक आइडियल बुक है जो आपको क्या कर देगी, नीट में सिलेक्शन देगी, वो है एनसीईआरटी। सर बता दीजिए क्यों बोला क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव सिकल सेल में और थैलेसीमिया में। तो ये सब्जेक्ट डिस्कशन हो जाएगा, मैं जल्दी से एक आंसर दे देता हूँ बेटा। सिकल सेल एनीमिया में ग्लोबिन चेन बनती है, लेकिन ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलिन आ जाता है, तो उसकी क्वालिटी बदल गई पर ग्लोबिन चेन का अमाउंट वही है। थैलेसीमिया में ग्लोबिन चेन बनती ही नहीं है, तो ग्लोबिन प्रोटीन का अमाउंट ही कम हो जाता है, इसलिए थैलेसीमिया क्वांटिटेटिव डिजीज को में कंसीडर किया गया है, और सिकल सेल एनीमिया में क्वालिटी चेंज हुई है, बिकॉज क्योंकि वहां अमीनो एसिड बदला है, ग्लोबिन का अमाउंट उतना का उतना ही है, ग्लोबिन की प्रॉपर्टी बदल गई है, इसलिए वो क्वालिटेटिव है, ये क्वांटिटेटिव है, राइट। आई होप इट इज क्लियर। सीबीएसई के पहले कब तक बायो करें? बेटा बायो तो रोज ही करनी है यार, बायो में कितना ही बर्डन आएगा, है ना। ऐसे कोई डेट आइडियल नहीं हो सकती, इंपॉर्टेंट है फिनिशिंग। क्या होता है एज ए स्टूडेंट, जो गलती होती है ना सबसे, हमने स्टार्ट तो सब कुछ किया था, फिनिश कुछ भी नहीं किया। मैं जब स्टूडेंट से बोलता हूँ कैसी तैयारी होगी, सर बहुत बढ़िया, मैं बोलता हूँ कोई एक चैप्टर बता दे जिसमें अभी टेस्ट दे दे, वो एक चैप्टर का भी नाम नहीं बताता। क्यों? कॉन्फिडेंस ही नहीं खुद पे, चेक ही नहीं किया, क्योंकि कभी खुद के एंड से उसको फिनिशिंग नोट ही नहीं दिया कि हाँ ये मेरा फिनिश है। फिनिश क्या होता है इस बात को समझ लो यार, जब रैंडमली किसी चैप्टर के टेस्ट देने बैठ जाओ और उसमें 85% क्वेश्चन करेक्ट कर लेते हो, तो तुम्हारा वो चैप्टर रेडी यार, उन 15 क्वेश्चन के पीछे मरो मत, उन 15 में से ही पेपर आएगा, ऐसा जीवन बना लेते हो यार ये 15 नहीं हुए, अरे 85% हो गए, तुम्हारा चैप्टर रेडी है, अब कॉन्फिडेंस रखो खुद पर। सो दैट इज व्हाट द नीड ऑफ टाइम इज, है ना। इसको लेकर के आगे बढ़ना है, वो 15 क्यों नहीं बने उसका एनालिसिस करके उसको भी रेक्टिफाई कर लेंगे, खत्म बात, हो गया चैप्टर खत्म। पर आप फिनिश करो, आपके पास एक लिखा हुआ होना चाहिए कि यार ये चैप्टर मेरा एंड हो गया, ये चैप्टर मेरा एंड हो गया, ये चैप्टर मेरा एंड हो गया, ये मेरा हो गया, ये मेरा वीक रहता है, इसमें तो मेरा मन ही नहीं रखता, इसको तो मैं अटेम्प्ट ही नहीं करूँ, वॉट एवर इट। तो सर से पूछ लो, सर इसमें बता दो क्या करूं क्या छोड़ू, सर जो बता देंगे कम से कम वो कर लो। दैट इज हाउ यू हैव टू डू इट इन अ प्लान्ड वे। अभी क्या हो रहा है, बस अनप्लान्ड वे में करे जाओ, ये भी कंटेंट याद करना है, वो भी करना है, वो भी करना है। सो दैट इज नॉट, सब मिक्स कर दिया और टेस्ट के पीछे भाग रहे हैं कि अभी टेस्ट का सिलेबस आ रहा है, ये चैप्टर पढ़ो 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 पढ़ो, अगला टेस्ट आ गया, पिछला छोड़ दिया, अधूरा ही छोड़ दिया। सो दिस इज वॉट वी नीड टू डू बेटा। अभी हर चैप्टर को बस एनसीईआरटी से कर लूं, ओके। हाँ अभी तो अगर इस स्टेज में हो बेटा कि तुम 400-500 नंबर के आसपास ही भटक रहे हो, तो पहले तो सिर्फ एनसीईआरटी करो, छोड़ दो सबको। इवन इफ आप 500 550 के बीच कहीं फंस गए हो और चाहते हो, या बायो की बात करूं, आप 300 नंबर के आसपास कहीं फंस रहे हो, उससे आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो भी एनसीईआरटी पे ग्रिप बढ़ाओ कि एनसीईआरटी बेस्ड कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। डोंट रन फॉर द अदर थिंग्स, है ना। मैं गारंटी लेता हूं कि यहाँ तुम्हारे एलन, आकाश, XYZ जो भी इंस्टीट्यूट में नंबर आएंगे ना बेटा, उससे ज्यादा नंबर ले आओगे अगर एनसीईआरटी ग्रिप में है।
So that is what you have to do. Okay, so I think बायो को डेली कितने आवर्स दें बेटा, मैंने बोला ना फिनिशिंग नोट हमको देना है, तो डेली आवर्स ऐसे काउंट करके नहीं होता है कभी भी, लेकिन एक मिनिमम टाइम आपको देना है जिससे ये ना हो कि वो सब्जेक्ट छूटता चला जाए। अगर तुमको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार मेरी नीड फिजिक्स में ज्यादा है, तो भाई मैं फिजिक्स करूं, और पता चला कि ये बिंदल सर ने इतना अच्छा फिजिक्स पढ़ा दिया, वो मन ही उसमें लग रहा है, फिजिक्स में लगे हुए हैं, क्वेश्चन का सही आंसर तो आता है, बायो में तो पता ही नहीं चल दिया, छोड़ दिया, कोने में कर दिया बायो को, वो भी मत करना, है ना। तो दैट इज व्हाट कि एक मिनिमम टाइम, मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मैं परफॉर्म कहाँ बेहतर कर पा रहा हूँ, तो बायो को कम से कम आपको 2 घंटे तो देने चाहिए, है ना। लेकिन अगर आप बहुत स्ट्रांग हो तो फिर आप उसको कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो। फिजिक्स ही चल रहा है, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं सर ये देखो, तो भाई फिजिक्स पढ़ो, और बढ़िया आप लोग लक्की लोग हो कि ऐसे टीचर मिल रहे हैं, है ना। तो आप करो फिजिक्स बहुत अच्छे से, लेकिन बायो को नेग्लेक्ट मत करना, क्योंकि आधे नंबर बायो के हैं, इसको भूलना मत, 50% मार्क्स उसी से हैं, है ना। तो उसको करो। सर बिलो एवरेज हूं, 200 के आसपास आते हैं, तो सिर्फ बेटा फोकस कर ले, तू तो भूल जा, बाकी सबको आग लगा दे, मॉड्यूल फॉड्यूल सबको, सिर्फ एनसीईआरटी की अपनी प्रैक्टिस कर जिस तरीके से बताया है, एग्जाम्पल रट ले, ईयर रट ले, और जो कॉन्सेप्ट थोड़े बहुत समझ में आ रहे हैं उनको प्रैक्टिस कर ले, तो भी भला हो जाएगा। कि 200 की जगह 250 तो क्रॉस कर ही लेगा। एलन की क्लासेस अटेंड करे या नहीं, अगर तुम्हारा सिलेबस हो चुका है तो देयर इज नो नीड टू अटेंड एनी क्लास नाउ, अब सेल्फ स्टडी ही काम आएगी, क्लास में पढ़ लिया जितना पढ़ना था बेटा। रोज क्वेश्चन बनाते हैं बायो के 100 सवाल टाइम लगाकर, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, लेकिन अपना रिवीजन प्रॉपर हो उसको भी देखो बेटा। ओके, सो आई थिंक बहुत बोल लिया मैंने, है ना सर को सर आप कुछ चीजें अगर ऐड करना चाहे, मैं भूल गया हूँ शायद। नहीं सर, काफी अच्छा आपने बता दी इसमें चीजें, और मेरे ख्याल से देखिए जो 2-3 चीजें बच्चों ने रियलाइज की होगी, है ना, मैं कुछ चीजें मतलब आपको रियलाइज करवाता हूँ। जैसे आप लोग इन जनरल भाई मुझे सुनते हैं, कुछ लोग आनंद सर को भी सुनते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो शायद इन जनरल मुझे ही सुनते हैं, शायद आनंद सर से उतना इंटरेक्शन नहीं है। बट व्हाट यू वुड हैव फाउंड ना, कि कहीं भी हमारी बातों में कॉन्ट्रडिक्शन आपने नहीं फाइंड किया होगा, राइट। जैसे भाई मैं आपको फिजिक्स के लिए गाइड करता हूँ, मोर लेस वैसी स्ट्रेटेजी सर ने दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए, बायो के लिए या इन जनरल बताई है। व्हाट आई वांट टू से इज, एक जो सिलेक्शन का नजरिया होता है, एक जो मेथड होती है, एक जो माइंडसेट होता है, वो कॉमन होता है, राइट। जैसे आप इन जनरल अगर सक्सेसफुल लोगों के बारे में पढ़ते हैं ना, तो मोरलेस उनका जो एक सोचने का नजरिया होता है, प्रायोरिटाइज करने का नजरिया होता है, या अपना टाइम मैनेजमेंट होता है, वो एक पर्टिकुलर तरीके से होता है, राइट। बहुत ज्यादा वेरिएशन उसमें नहीं आते हैं, ठीक है। जो मैं आपसे बोलता हूँ कि भाई टू हैव अ गुड रेंज इज टू हैव अ पर्टिकुलर कैरेक्टर, राइट। वो कैरेक्टर, वो सोच, आपको वैसा माइंडसेट अपना वैसा करना है, एंड यू आर देयर, ठीक है। एंड सेकेंडली बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो सर बोलना चाह रहे हैं वो ये कि एक जो हमारा थॉट प्रोसेस होता है, जब हम 11th स्टार्ट करते हैं, तब हम सब्जेक्ट समझते हैं, राइट। और वी वांट टू गो टू एनी एक्सटेंट टू लर्न द सब्जेक्ट, बट नाउ हमारी प्रायोरिटी अलग है। अब हमारी प्रायोरिटी सब्जेक्ट में पंडित बनने की बजाय उन चीजों को करने की है जो हमारा स्कोर एनहेंस करे। सब्जेक्ट अभी भी सीखना है, लेकिन प्रायोरिटी स्कोर है, जो मेरा स्कोर बढ़ाने में मदद करे, जिससे मेरा स्कोर जल्दी से मुझे बढ़ता हुआ दिखे, उन चीजों को मुझे कवर करने पे प्रायोरिटी देना है, ठीक है। एक बार स्कोर सर्टेन लेवल पे आ गया, फिर मुझे फिर से असेस करना है कि अब मुझे आगे स्कोर बढ़ाने में कौन कौन से टॉपिक या कौन कौन सी चीजें मुझे हेल्प करेगी, फिर मुझे उन पे वर्किंग करना है। खुद से हो पा रहा है तो वेरी गुड, अदरवाइज टीचर्स से हेल्प लें, या टीचर से एक बार पूछ लें कि सर हम ऐसे जा रहे हैं, इज इट राइट और नॉट, ठीक है। बट आई एम हैप्पी कि भाई बायो साइड से, क्योंकि इन जनरल जब आप सवाल पूछते हैं, सो बीइंग एन इंजीनियर, मैं बायो साइड में एकदम चुपचाप हो जाता हूँ कि मुझे कुछ नहीं आता, राइट। सो मैं केवल एक माइंडसेट बता पाता हूँ, लेकिन हाँ बायो की जो बारीकियां हैं वो सर ने काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर दी, तो आई होप कि वो आप लोगों को हेल्प करेगी। एंड मेरे ख्याल से वही एक चीज है स्पेशली कि
हैविंग कंटेंट इज गुड, बट एट द सेम टाइम परफॉर्मेंस इज इक्वली इम्पोर्टेंट। आपको सब्जेक्ट आता है लेकिन उसको परफॉर्मेंस में कन्वर्ट करना, मतलब टेस्ट का टाइम मैनेजमेंट एंड ऑल, उस पर भी आप ध्यान दें। जहां से सर ने स्टार्ट किया था, राइट, कि बायो में आपको हाफ मिनट में एक क्वेश्चन करने की आदत डालनी है, राइट। केमिस्ट्री निपट रही, क्या करें? देखो एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है। जैसे क्या होता है, पहले ना पेरेंट्स के 5-5, 10-10 बच्चे होते थे, ठीक है। अब वो ये बोलते थे कि सर अब इतने सारे बच्चे हैं, क्या करें, कैसे ध्यान दें, क्या नहीं करें। तो बड़ा सिंपल सा हिसाब है, हर बच्चा जो है ना वो अलग अलग उसकी क्वालिटी होती है। तो पेरेंट क्या करते हैं, भाई जो ज्यादा बिगड़ रहा है ना उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं, यही करते हैं ना, ठीक है, कि नहीं ये तो बिगड़ रहा है, इस पे ध्यान मत दो, ये बड़ा संस्कारी है, इसको कुछ बताने की जरूरत नहीं, इसलिए इसको दिन भर टोको, इस पे पूरा ध्यान दो। ऐसा नहीं होता है। पेरेंट भी क्या करते हैं कि भाई जिस बच्चे को ज्यादा समझाने की जरूरत है उससे ज्यादा टाइम देते हैं। जो अपने आप से चीजें मैनेज कर लेता है या कम में समझ लेता है, उसको 2 घंटे बिठा के नहीं समझाते। द पॉइंट इज कि जो सब्जेक्ट मेरा कम समय में हो जाता है उसे कम समय में करे, जिस सब्जेक्ट में मुझे नीड ज्यादा है उसे ज्यादा करे। एट द एंड ऑफ द डे जब आपके पास 200 क्वेश्चन आएंगे तो हर क्वेश्चन सेम मार्क्स का होगा, उसको सेक्युलरिज्म के साथ करना है, ठीक है। उसमें मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि कौन सा क्वेश्चन बायो का है, कौन सा केमिस्ट्री का है, कौन सा फिजिक्स का है। each question is having same weightage and each question is going to give me mark if I go in a particular manner in a strategic way, ठीक है। तो उस चीज को आप ध्यान रखें। रही बात कुछ महाराष्ट्र बोर्ड स्टूडेंट्स की कि सर हमारी अब एग्जाम चालू हो रही है, मेन एग्जाम है 12th की, हम क्या करें? तो बड़ा सिंपल सा काम है भाई, जो एमपी बोर्ड वाले स्टूडेंट्स ने अभी किया कि उन्होंने क्या किया, जहां एग्जाम में गैप थी वहां उन्होंने लेक्चर अटेंड कर लिए या कुछ रिकॉर्डिंग्स उन्होंने देख ली, ठीक है। और जहां ऐसा लग रहा है कि यार इस पेपर में इस 2-3 दिन तो हम वर्किंग नहीं कर पाएंगे, राइट, या हमें तो पेपर के लिए ही पढ़ना है, हमारे 12th के मार्क्स भी अच्छे होना चाहिए, तो आप वहां उस समय टाइम डिवोट कर दें। बट एज सुन एज एग्जाम इज फिनिश तो अगेन एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बना के फिर उस पर वर्किंग कर दें, ठीक है। नीट में एक बेंचमार्क क्या एक्सपेक्ट करें कि किस मार्क्स पर गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है? देखिए, बजाय इसके कि आप मार्क्स सोचें, आप ये देखिए कि अभी कहां पर हैं और उन मार्क्स को इजीली कहां से इनहेंस किया जा सकता है, राइट। मार्क्स तो आप जितने भी लाएंगे फिर आपकी ग्रीड और बढ़ती जाएगी। अभी आप अगर 400 पे हैं तो पहले 500 पे जाने का सोचें, 550 पे जाने का सोचें, एक उसमें कंसिस्टेंसी आए, फिर आप 600 का सोचें, 600 में आ गए तो 650 प्लस का सोचेंगे। हमेशा आपकी स्ट्रेटेजी जो है वो बदलती जाएगी, राइट। तो स्कोर तो हमको मैक्सिमम चाहिए, राइट, स्कोर तो मैक्सिमम चाहिए। तो इसलिए आप जहां हैं उसमें देखिए कि अभी मेरा इजीली स्कोर कहां से बढ़ सकता है, किन टॉपिक्स को कवर कर लूं और मेरा स्कोर इजीली शूट हो जाएगा, वो किन चैप्टर्स से आ रहा है, किन सब्जेक्ट से आ रहा है, उस पर आप वर्किंग स्टार्ट कर दें। स्टडी प्लान समझा दें जो एक बार शीट्स पे भेजा है। ओके, लास्ट 2 ईयर से फिजिक्स एनटीआरसी से डायरेक्ट इलस्ट्रेशन या क्वेश्चन आ रहे हैं, हम दूसरी बुक्स की जगह एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर सकते हैं क्या? देखिए, जैसे इलिस्ट्रेशंस हम करेंगे बट अभी वो टाइम नहीं है कि हम फिजिक्स में पर्टिकुलरली एनसीईआरटी के इलिस्ट्रेशंस लें। जैसे कुछ चीजें मैंने लास्ट के लिए बचा के रखी है, राइट। अभी अगर आप एनसीईआरटी के इलिस्ट्रेशंस में लग जाएंगे तो हर चैप्टर के इलिस्ट्रेशंस काफी नहीं है। अभी आप सब्जेक्ट बिल्डिंग करें, कुछ लोगों का 11 जो है वो काफी वीक है, बहुत सारी चीजें आप एक साथ नहीं कर पाएंगे कि आप एनसीईआरटी के इलिस्ट्रेशन भी कर लें, हम प्रीवियस ईयर भी कर लें, हम मॉड्यूल से एक्सरसाइज 1 भी कर लें, राइट। तो आप बहुत सारी चीजें नहीं कर पाएंगे, हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। एनसीईआरटी के जो आप इलस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं तो आप मानिए कि अगर मेरी एग्जाम है जून मिड में तो आई विल टेल यू इन द मंथ ऑफ मे फर्स्ट वीक में कि अब आप एनसीईआरटी के इलस्ट्रेशंस पे वर्किंग स्टार्ट कर दीजिए। अब एनसीईआरटी के कुछ पर्टिकुलर पोर्शन है वहां से आप थ्योरी पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो फिजिक्स में आप टेंशन मत लें, जहां भी आपको एनसीईआरटी करनी होगी तो आई विल गाइड ना पर्टिकुलर टाइम कि हाँ अब आपको ये चीज करनी है। फॉर टाइम भी आप एनसीईआरटी पे टाइम इन्वेस्ट ना करें एज फार एज फिजिक्स इज कंसर्न। चलिए, एनीथिंग एल्स? इंदौर से नहीं है, एमपी बोर्ड है, तो अब मुझे इंदौर आना चाहिए क्या फॉर ऑफलाइन क्लासेस और शुड आई कंटिन्यू ऑनलाइन एंड बी एट होम? देखिए, इसमें मैं बोलूंगा कि आप ये खुद असेस करें। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप एक सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन नहीं है देन ऑफलाइन इज बेटर फॉर यू, और आपको लगता है कि आप एक सेल्फ डिसिप्लिन पर्सन है, सेल्फ मोटिवेटेड हैं और आप खुद से चीजें मैनेज कर लेते हैं देन ऑनलाइन इज इक्वली गुड फॉर यू।
ठीक है। बट कुछ लोगों को क्या होता है, आसपास 4 बच्चे और देखने होते हैं कि हाँ ये मुझे पढ़ते हुए दिखते हैं, तो मुझे एक डेली मोटिवेशन मिलता है कि आज मुझे दिन बर्बाद नहीं करना है, उन बच्चों ने ये कर लिया है, मुझे भी करना है, तो फिर मुझे ऑफलाइन में होना चाहिए। ठीक है, अगर हमें धीरे धीरे हर 2-4 दिन में मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है तो फिर हमें ऑफलाइन में होना चाहिए। चलिए, एनीथिंग एल्स? तो फिर ऑफलाइन टेस्ट की प्रैक्टिस एलन की क्लासेस अटेंड करें या नहीं करें? ओके बेटा देखिए, जो आप ऑफलाइन टेस्ट की प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं ना, जो आप रेगुलर में केमिस्ट्री या बायो के क्वेश्चंस अगर अटेम्प्ट कर रहे हैं, राइट, तो वो भी अगर आप ओएमआर पे फिल कर रहे हैं, सो दैट इज इक्वली गुड एज योर ऑफलाइन प्रैक्टिस। एक और चीज जो आप कर सकते हैं वो ये कि जैसे हम लोग आपके ऑनलाइन टेस्ट ले रहे हैं वीकली, राइट, सो व्हाट यू कैन डू इज आप उसको ओएमआर पे फिल कर दें। भाई आप सॉल्व तो कर ही रहे हैं, है ना, क्वेश्चन, तो आप घर पे एक ओएमआर प्रिंटेड रखें और आप उसको ओएमआर पे फिल रखें, राइट, तो वो आपकी ऑफलाइन की प्रैक्टिस हो गई। हाँ, एक जो हमारी पेपर की वर्किंग की आदत है वो थोड़ी सी हैम्पर हो सकती है। भाई जिन लोगों के घर पे प्रिंट आउट का ऑप्शन है वो प्रिंट आउट लेके फिर ऑफलाइन जैसी वर्किंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। बट अगर बबल फिलिंग की आपकी प्रैक्टिस है तो बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है। देखो नीट का पेपर इतना टफ नहीं होता है कि आपको 3 घंटे कम पड़ जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए बहुत ज्यादा आप इस चीज पे ना उलझे कि यार मुझे टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा। ऑफलाइन की बहुत प्रैक्टिस, अगर आपको सब्जेक्ट आता है ना तो आप कर लेंगे, बहुत ज्यादा उस चीज का वरी ना करें। चलिए, एनीथिंग एल्स बेटा? अभी नहीं पूछ रहे, कल मन करे तो कल पूछ लेना। हाँ सर, इस पे सर आपके कोई कमेंट की बबल फिलिंग कब कैसे करनी चाहिए? तो मेरा तो जो मानना है वो ये है कि जब जैसे आपने पेपर ओपन करा ना, उस पेपर पे लेफ्ट हैंड साइड पे एक पेज है, राइट हैंड साइड पे एक पेज है, वो जैसे ही हो जाता है आप बबल फिल कर लो। ओके, क्योंकि वो कॉन्शियस होकर के आप करते हो, फिर आखिरी में एक साथ करने बैठोगे ना तो वहां एरर होती ही होती है, और उसमें एरर पकड़ में थोड़ी सी जल्दी आ जाती है। अगर आप उस टाइम पर कर रहे हो, जो पेज खुला हुआ है वो अटेम्प्ट हो गया, उसको बबल फिल कर दिया, और ये सेकंड राउंड में करना है, फर्स्ट में नहीं। लेकिन अब वो है कि मैंने फर्स्ट ही राउंड में इतना टाइम लगा दिया, ये सेकंड राउंड तो दूर दूर तक नहीं है आसपास, तो फिर अगर आपकी मतलब थोड़ा सा स्लो है तो फिर तो आप साथ ही साथ करो। साइमल्टेनियसली ही फिल कर सकते हैं क्या? देखिए, अगर आप लोग ऑलरेडी किसी एक पर्टिकुलर चीज में कंफर्टेबल हैं तो फिर उस चीज को फॉलो करते रहें, है ना। किसी एक पर्टिकुलर चीज में आप कंफर्टेबल हैं और उसमें आपसे मिस्टेक नहीं होती है, आप बिल्कुल उसको फॉलो करें, राइट। और मेरे ख्याल से किसी को एक पर्टिकुलर कुछ दिक्कतें आ रही है तो भाई सर अवेलेबल रहते हैं, मैं अवेलेबल रहता हूँ, आप इंडिविजुअली भी पूछ सकते हैं, हाँ, कोई लेकिन बस होता ये सर कि अभी तो मैं कंफर्टेबली एक साथ सारे फील कर देता हूँ, पर उस दिन एग्जाम का एक प्रेशर होता है दिमाग पे, इसको ध्यान में रखना बस, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। ये मेरा मतलब देखा हुआ है स्टूडेंट्स के साथ। और पता नहीं सर, मैंने तो जनरली बायो में ही ये एग्जांपल सुने हैं कि बच्चों के पेपर पूरा अच्छा गया था, बस बबल फिल करना रह गया। नहीं, वो तो इसलिए होता है ना कि बबल फिल हुए नहीं है, तो उसको पता ही नहीं चलता कि अच्छा गया था कि नहीं, उसको लग रहा है कि अच्छा गया हाँ, था। बट मतलब उनका मेन मोटिव होता है कि पेपर अटेम्प्ट कर लो, बबल हाँ फिलिंग ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ। वो होता है सर। देखिए, अभी भी आपके पास हिट एंड ट्रायल का ऑप्शन है, जो आपके लिए अच्छा वर्क करता हो हिट एंड ट्रायल करो। भाई आपको लगता है कि यार इस पेपर में एक एक पेज फिल करके देखना है, आपका कंफर्ट किस चीज के साथ आता है, हर इंडिविजुअल अलग अलग होता है, उस चीज को हाँ, हिट एंड ट्रायल करके देखो, जो आपके लिए बेस्ट वर्क करता है वो आप फॉलो करें। अब वो तो एट द एंड है ही कि रात को पढूं या दिन में पढूं। भाई जिस सही बात समय है, तेरा आउटपुट ज्यादा आ रहा है वो पढ़। सही बात है। दैट्स व्हाई यार शुरू में बस मैंने एक ही चीज बोली थी कि आप सुबह उठने का टाइम फिक्स करें, है ना, तो आपकी बॉडी क्लॉक जो है वो सेट रहती है। ठीक है चलिए, सर, सो फिर शैल वी एंड दिस?
ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच। चलो और जिनकी कल से एग्जाम है महाराष्ट्र बोर्ड वाले, ऑल द वेरी बेस्ट। चलो, थैंक यू एंड गुड लक एवरीवन। गुड नाइट। चलिए, बाकी आपके कुछ कंसर्न अगर हैं तो अपन इंडिविजुअली डिस्कस कर लेंगे, राइट? ओके, थैंक यू, गुड नाइट। थैंक यू सर। थैंक यू सर।